हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमारा प्रीवियस सेशन कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, तभी मुझे भी थोड़ी आसानी होगी ये सारी वीडियोस अपलोड करने में। और बताइएगा कि आपको सेशन पसंद आ रहा है या नहीं, और आपको आगे किस तरह की वीडियोस पसंद है, या फिर अगर आप क्वेश्चन आंसर भी चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, 2 पार्ट उसकी हो चुके हैं। इस वीडियो का नाम इसीलिए मैंने रखा है पार्ट 3। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे वो देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ऐसा कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्लांट सेल में मौजूद है लेकिन एनिमल सेल्स में एब्सेंट है, या फिर एनिमल सेल्स में है लेकिन प्लांट सेल में नहीं। तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जो कि द कॉमन बाउंड्री होते हैं सेल की। तो आज हम डिटेल में उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, यानी जो मेन ऑर्गन्स होते हैं सेल की, वो कॉमन ऑर्गन्स जो प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी, और वो जो सिर्फ प्लांट में होते हैं या सिर्फ एनिमल में, सारे हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो चलिए पहले एक जनरल डायग्राम देख लेते हैं प्लांट सेल की। तो ये है एक प्लांट सेल की जनरल डायग्राम। मैं कोशिश करती हूँ अपने हाथों से डायग्राम ड्रॉ करके आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने की, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो, क्योंकि किताबों के डायग्राम्स तो आप लोगों के सामने होते ही है, लेकिन अगर मैं आसान तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ और समझाऊँ तो शायद आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी होगी। बाकी तो जो नॉर्मल लाइव फिगर्स है वो आप देख ही सकते हो कहीं और। तो प्लांट सेल लगभग कुछ इस तरह होता है। ज़रूरी नहीं कि हर प्लांट सेल ऐसे ही एकदम परफेक्ट हेक्सागोनल शेप में ही आए, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये हम ड्रॉ करते हैं एक स्टिफनेस समझाने के लिए। जो स्टिफनेस कौन देता है? सेल वॉल। वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सेल वॉल प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर डेफिनिट शेप टू द सेल एज वेल एज रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन। तो देखिए ये जो पिंक कलर की मोटा सा बाउंड्री है सबसे बाहर की, उसको हमने क्या पॉइंट किया है? उसको हमने पॉइंट किया है, ये देखिए, सेल वॉल। और इसके अंदर ये जो एक लाइट ब्लू कलर की मैंने ड्रॉ की है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन वो ऑलमोस्ट एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है वैसा ही होता है। उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमें दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो बाहर वाला जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवर सेल वाला है वो एनिमल सेल में हमको नहीं मिलता है। इसके अलावा अब देखिए सारे डायग्राम्स जो मैंने पिछले 2 क्लासेस में बनाए थे उनमें ये एक मोटा सा एक डेंस पार्टिकल आप लोगों को नज़र आया होगा, जो कि एक डेफिनिट शेप का एक भरा हुआ, मतलब मैंने उसे कलर से भर दिया है। क्यों? क्योंकि वो डेंस होता है, वो कंडेंस्ड होता है। वो एक, जब हम कोई भी चीज़ को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में देखने से पहले हमें उसमें अलग से कलर डालना पड़ता है, क्योंकि सेल के अंदर खून यानी ब्लड नहीं होता है। सेल के अंदर जो सेल सैप होता है वो कलरलेस होता है, और वो सेल सब कलरलेस होता है। इस वजह से जब हम उसको बाहर निकाल के देखते हैं, एक तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उसके ऊपर हम अगर बिना उसको स्टेन करे अगर हम देखें अंडर द माइक्रोस्कोप तो हमें कोई भी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर अलग से नहीं दिखाई देगा, एक्सेप्ट द स्ट्रक्चर्स विच हैज़ द पिगमेंट, कलरिंग पिगमेंट अगर कुछ स्ट्रक्चर में है तो वो हमें थोड़ा बहुत दिख जाता है, अदरवाइज़ बाकी सब सेम ही दिखेगा, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं? हम स्टेन करते हैं, यानी हम कलर देते हैं अलग से, और वो कलर भी ऑर्गेनल्स अलग अलग कलर को पकड़ता है। कैसे ये होता है? क्योंकि हर एक जो ऑर्गेनल यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है ना, हर एक ऑर्गेनल की कंपोजिशन डिफरेंट होता है एक दूसरे से। कुछ कंपोनेंट्स एसिडिक होते हैं जिसको अगर हम बेसिक डाई से अगर स्टेन करें तो वो रिएक्ट करेगा और वो बेसिक डाई को अपने ऊपर ले लेगा।
जो बेसिक होगा उसको अगर हम एसिडिक स्टेन लाएंगे तो एसिडिक स्टेन वो कैप्चर करके वो अपने आप को कलर दे देगा। तो इस हिसाब से हम स्टेन को चुनते हैं कि कौन सा स्टेन कौन से ऑर्गेनेल को हमें देखने के लिए मदद करेगा, और उस हिसाब से हम स्टेन करके देखते हैं। तो जब हम ये जो पार्टिकल है ना, डेंस पार्टिकल, इसको जब हम स्टेन करते हैं तो ये डार्कली स्टेन्ड होता है, मतलब बहुत अच्छे से ये स्टेन पकड़ता है और एकदम डार्क स्टेन पकड़ता है। तो ये वाला पार्टिकल जो है, दिस इज़ द मेन पार्टिकल ऑफ द सेल, और ये पार्टिकल हर एक ऑर्गेनिज्म की सेल में प्रेजेंट होगा ही होगा। इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने नाम दिया है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो है वो मेन पार्ट होता है सेल की। क्यों होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक बार ग्रॉस देख लेते हैं और क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब मैं बार बार ऑर्गेनेल्स क्यों बोल रही हूँ? ऑर्गेनेल्स बोलने का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं ऑर्गेन, तो ऑर्गेन का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में कोई भी, हमारी बॉडी पूरा स्ट्रक्चर अपना बॉडी है, बॉडी की हाथ, बॉडी की पैर, आईज, माउथ, सब एक एक ऑर्गेन होता है। अब इस ऑर्गेन के अंदर का जो ऑर्गेन होगा ना, उसको हम ऑर्गेनेल कहेंगे। ठीक वैसे ही सेल इज ऑर्गेन, और सेल के अंदर जो होगा उसको हम कहते हैं ऑर्गेनेल। तो ऑर्गेन हम नॉर्मली जिसको कहते हैं, ऑर्गेन के अंदर की जो ऑर्गेन्स होते हैं, यानी ऑर्गेन की सब यूनिट्स जो होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स। तो इसीलिए सेल के अंदर की चीज़ों को हम कह रहे हैं ऑर्गेनेल्स, हम ऑर्गेन नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनेल्स कह रहे हैं। तो न्यूक्लियस होता है मेन ऑर्गेनेल सेल की। अब देखिए न्यूक्लियस तो ये रेड वाला हो गया, और इस रेड वाले के अंदर एक मैंने येलो कलर का ड्रॉ किया है, वो न्यूक्लियस के अंदर का पोर्शन है। उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी सेल की ग्रॉस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेल के अंदर ये जो मेन डेंस पार्टिकल है, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अलावा जो पूरा जो सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है ना, उस लिक्विड को हमने नाम दिया है साइटोप्लाज्म। ये जो पूरा सेल के अंदर, मैंने ना इसको येलो येलो डॉट करके इसको किया। ये येलो येलो डॉट का मतलब होता है एक, मतलब पानी जैसा कुछ है, पानी की तरह उतना लिक्विड ही नहीं है, थोड़ा सा सेमी फ्लूइड नेचर है, थोड़ा सा जेली लाइक सब्सटेंस कह सकते हैं आप। तो उस जेली लाइक सब्सटेंस से ये न्यूक्लियस के बाहर का पूरा जो जोन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन का अंदर का पूरा जोन भरा हुआ है ये फ्लूइड वाले सब्सटेंस से, और उस सब्सटेंस को हमने क्या नाम दिया है? साइटोप्लाज्म। अब एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये जो प्लाज्म टर्म हम यूज़ करते हैं ना, प्लाज्म टर्म यूज़ होता है फ्लूइडी सब्सटेंस को बयां करने के लिए। यानी जब हम ब्लड की फ्लूइडी सब्सटेंस की बात करते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अलावा, तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्म मीन्स लिक्विडी, फ्लूइडी, जेली लाइक, सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड, यानी जो एक फ्लूइडी, जो एक बेस होता है ना, जिसके ऊपर बाकी सारे पार्टिकल्स रहते हैं, उस फ्लूइडी चीज़ को हम बताने के लिए प्लाज्म टर्म की यूज़ करते हैं। अब जो कि ये सेल के अंदर का प्लाज्म है, तो सेल के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो है साइटो। सेल के बारे में जो स्टडी होता है ना, जिस सेल बायोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज साइटोलॉजी। तो साइटो टर्म से हम सेल को पहचानते हैं, यानी सेल के बारे में कुछ भी होगा उसको हम साइटो कहेंगे। सेल के अंदर का जेनेटिक्स होगा, हम साइटोजेनेटिक्स कहेंगे। सेल बायोलॉजी को हमने साइटोलॉजी नाम दिया है। सेल के अंदर का प्लाज्मा यानी उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। आसान हो गया आप लोगों की समझने के लिए। तो साइटो यानी सेल, प्लाज्म यानी लिक्विड सब्सटेंस इनसाइड द सेल। द बेसिक सब्सटेंस जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। तो एक गया न्यूक्लियस, बाकी पूरा जो जेली लाइक सब्सटेंस पूरे भरा हुआ है सेल के अंदर वो है साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के ऊपर सब कुछ ऐसे, मतलब क्या कह सकते हैं, सब कुछ वो दे आर फ्लोटिंग ऑन द साइटोप्लाज्म। वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के ऊपर, जो भी आप कहो, साइटोप्लाज्म के ऊपर ही वो सब कुछ है, बाकी जो सारे ऑर्गेनेल्स हैं। अब वो सारे ऑर्गेनेल्स के नाम एक एक करके जान लेते हैं। देखिए एक न्यूक्लियस के बाहर स्काई कलर का ये एक कुछ सैक जैसा मैंने बनाया है। ऐसा बहुत सैक्स होते हैं। ये जो सैक वाला सब्सटेंस दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है ER।
ER का एक फुल फॉर्म होता है जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ भी एक टर्म आया प्लाज्मा का, एंडोप्लाज्मिक, इसका मतलब क्या हुआ, प्लाज्मा का अंदर, एंडो यानी अंदर, एक्टो यानी बाहर, तो एंडोप्लाज्मिक मीन्स प्लाज्मा के अंदर है ये। तो प्लाज्मा के अंदर जो होता है रेटिक्यूलम यानी रेटिक्यूलेट स्ट्रक्चर, यानी जाल की तरह, नेट की तरह कुछ, ऐसा समझाने के लिए ये रेटिक्यूलेट टर्म यूज़ होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक रेटिक्यूलेट स्ट्रक्चर होता है, वो रेटिक्यूलेट स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये कैसा होता है ये हम डिटेल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अब एक स्ट्रक्चर देखिए, ये एक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है, येलो कलर का ये एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल, दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में। ये देखिए, ये एक ब्लैंक स्पेस है, इसके अंदर ना साइटोप्लाज्म नहीं है, इसके अंदर स्टोरेज फूड हो सकता है प्लांट का, कभी कभी फ्लूइडी सब्सटेंस भी हो सकता है, बट वो साइटोप्लाज्म एग्जैक्ट नहीं होता है। सेल की जो चीज़ें सेल को ज़रूरत नहीं होती है वो उसको वहाँ पर स्टोर करके रख सकता है, या फिर सिर्फ कुछ ना हो ऐसे बस गैशियस भी हो सकता है, मतलब सिर्फ गैस ही है वहाँ पर, हवा है, हवा मतलब कुछ या तो कार्बन डाइऑक्साइड है या कुछ और है, तो गैशियस पार्टिकल से भरा भी हो सकता है, लिक्विड से भरा भी हो सकता है, सॉलिड वेस्ट से भी भरा हो सकता है। ये बहुत बड़ा होता है, उसका नंबर प्लांट सेल में कम होता है, यानी एनिमल सेल में ये चीज़ जितना मिलेगा प्लांट सेल में कम मिलेगा, लेकिन उसका साइज़ बड़ा होगा। एनिमल सेल में नंबर ज़्यादा होगा लेकिन छोटा छोटा साइज़ होगा, और प्लांट सेल में नंबर कम होगा लेकिन साइज़ बड़ा होगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने नाम दिया है वैक्यूल। वैक्यूल यानी वैक्यूम। वैक्यूम हम किसको कहते हैं, वैक्यूम मतलब जहाँ पर कुछ होता नहीं है ना, उस जगह को, ब्लैंक एम्प्टी स्पेस को हम वैक्यूम कहते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वैक्यूल, बिकॉज ये एक खाली जगह जैसा होता है। ये नॉर्मली एम्प्टी भी हो सकता है। तो अब ये एक और ऑर्गन आया प्लास्टिड, इसके बारे में तो मैंने बताया ही हुआ है आपको, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलता है और प्लांट सेल की डायग्राम है तो यहाँ पर हमें दिखाना ही पड़ेगा। ग्रीन कलर का ये जो दिख रहा है ये है प्लास्टिड। और एक है राइबोसोम। राइबोसोम ये देखिए, ये एक ब्राउन कलर का कुछ पार्टिकल्स छोटा मोटा है, ये इसको हम राइबोसोम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास भी हो सकता है, न्यूक्लियस के आसपास भी हो सकता है, पूरे साइटोप्लाज्म में ये इधर उधर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास भी होता है। तो राइबोसोम भी एक पार्टिकल हुआ। तो ये ही है जो मेन पार्टिकल्स होते हैं सेल की, स्पेशली प्लांट सेल की। तो चलिए, प्लांट सेल की बात तो हो गया, अब हम चलते हैं एनिमल सेल की ओर। एनिमल सेल और प्लांट सेल की डिफरेंस तो आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहला डिफरेंस जो आपको दिख रहा होगा वो क्या है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में, कोई सेल वॉल आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि होता ही नहीं है एनिमल सेल में, सेल वॉल तो होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही मौजूद होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन हमें दिख रहा है, इसको देखिए मैंने पॉइंट भी कर दिया है, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो यहाँ पर होगा नहीं। न्यूक्लियस देखिए हमने पॉइंट किया है, जो कि प्लांट सेल में भी था। न्यूक्लियस हर एक सेल में होता है, हमने बताया है। और इस न्यूक्लियस क्यों हर सेल में होता है, क्योंकि ये हमने बताया कि इट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द सेल, मेन ऑर्गेनल ऑफ द सेल। क्यों मेन ऑर्गेनल है ये हम बताएंगे आगे। इसके अलावा जो कॉमन पार्टिकल्स हमें दिखेगा, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर मैंने ब्लू ड्राइंग किया है, वो बस फॉर द एट्रैक्टिव पर्पस मैंने ये कलर डाला है, ऐसा कलरफुल नहीं होता है सेल के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया है मैंने, और साइटोप्लाज्म डेफिनेटली। न्यूक्लियस के अलावा जो पूरा एरिया है वो साइटोप्लाज्म से ही भरा होता है, उसके ऊपर ही बाकी सब कुछ। ये देखिए यहाँ पर भी ER मैंने दिखाया है, और वैक्यूल भी दिखा है। यहाँ पे देखिए 2 वैक्यूल दिखा है, थोड़ा छोटे साइज का, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा वैक्यूल होगा ही, नहीं भी हो सकता है वैक्यूल। राइबोसोम भी मैंने दिखाया है, छोटे मोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, अभी बताया मैंने। इसके अलावा 2 चीज़ें दिखाया है, एक है सेंट्रोजोम, एक है लाइसोजोम। सेंट्रोजोम के बारे में तो आप लोगों को बताया कि ये सिर्फ एनिमल सेल में ही मिलता है। ये देखिए, इसमें ढोल जैसा परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ है, और एस्ट्रल रेज सेंट्रियोल सब दिख रहा है यहाँ पर। रफ डायग्राम है इसको, तो ऐसे ही दिखा है। तो सेंट्रोजोम को तो आपको पता है सेंट्रोजोम के बारे में, लेकिन ये लाइसोसोम मैंने पिछले क्लास में नहीं बताया था। लाइसोसोम भी एक और ऑर्गेनल होता है, ये आप लोगों को उतना पढ़ना नहीं पड़ेगा क्लास 9 में, ये आपको 11 में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो लाइसोसोम के बस नाम याद कर लीजिएगा। लाइसोसोम भी एक ऐसा ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल में ही मिलता है,
प्लांट सेल में नहीं मिलता है। सो इसको एज एन एग्जाम्पल ऑफ आर ऑर्गन दैट इज़ ओनली फाउंड इन केस ऑफ एनिमल सेल, इस हिसाब से भी याद रख लीजिएगा। लाइसोसोम के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी मैं अपकमिंग क्लासेस में आप लोगों को, अगर कुछ ज़रूरत मुझे लगा कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत है तो मैं अपकमिंग क्लासेस में वो बता दूँगी। तो ये था ग्रॉस स्ट्रक्चर प्लांट सेल और एनिमल सेल का। अब चलते हैं आगे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने में। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने कहा था कि ये मेन ऑर्गेनल होता है सेल का, और इसको डिस्कवर ही किसने किया था, ये नाम आप याद रखिएगा। द डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस इज़ रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और रॉबर्ट ब्राउन ने जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, उन्होंने ये बताया था कि ये एक कुछ डेंस पार्टिकल होता है जो कि सेल के अंदर रहता है, एक डार्कली स्टेन्ड हुआ था, ऐसे ही उन्होंने बस देखा था। और फिर हमने उसका एनालाइज़ किया, फिर बहुत साइंटिस्ट ने उसको देखा, उसको अच्छे से और भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी न्यूक्लियस के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमको अभी पता चल चुका है। तो न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर भी हम आगे की स्लाइड में आप लोगों को समझाएंगे। फिलहाल कुछ की पॉइंट्स आप याद रख लीजिए। न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे कि हमारी बॉडी का ब्रेन मेन पोर्शन होता है, क्योंकि यहाँ से सारे सिग्नल्स आते हैं, सारे एक्टिविटीज़ की। ब्रेन हमको इंस्ट्रक्ट करता है, ब्रेन बाहर के स्टिमुलस को रिसीव करता है, फिर वो ब्रेन ही आपको क्या रिएक्शन एक्शन करना होगा वो सिग्नल सेंड करता है आपके बॉडी पार्ट्स को, उस हिसाब से हम एक्ट करते हैं। सो एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। Just in the same way, nucleus controls every activity of the cell. That is why the nucleus is known as brain of the cell. और इस न्यूक्लियस को हम ऐसा भी कह सकते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल। जैसे कि फिल्म का डायरेक्टर होता है जो कि फिल्म को डायरेक्ट करता है कि फिल्म में क्या होगा, कौन सा सीन किस तरह से हम शूटिंग करेंगे, कौन से सीन को किस तरह से डायलॉग रिप्रेजेंटेशन होगा, सारे एक्टिविटीज़ तो डायरेक्टर ही डायरेक्ट करते हैं। ही कंट्रोल्स एक्टिविटीज़, ही रेगुलेट्स एवरीथिंग। तो दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो यहाँ से तो सवाल आ ही सकता है, अब ये क्यों ब्रेन ऑफ द सेल है, ये क्यों डायरेक्टर ऑफ द सेल है? क्योंकि सेल के अंदर हमने बताया था कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, वो सारी चीज़ें सेल में ही होता है। वो चीज़ें क्या है? एक, लाइफ को सस्टेन करने के लिए सबसे पहला जो चीज़ आपको ज़रूरी होगा कि आपके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चालू रहे, यानी आपके अंदर कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, दोज आर द टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें होती रही। यानी हमेशा हमारी शरीर के अंदर ना कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ चीज़ें तोड़ कर ब्रेक डाउन होकर कुछ और मटेरियल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यानी हमेशा तोड़ फोड़ चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर। कभी जो हम खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होने के लिए उसको ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है, कभी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमको प्रोडक्ट्स को ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है, और कभी उसी एनर्जी को यूज़ करके हमें एक्टिविटी भी करना पड़ रहा है। तो एवरीथिंग that is sustaining our life by breaking down substances or producing any substances is known as metabolism. तो ये प्रोडक्शन और ब्रेकडाउन दोनों ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है, और ये मेटाबॉलिज्म ही हमारी लाइफ को सस्टेन करता है। दैट्स वाई वी आर अलाइव ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। और ये मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? सेल के अंदर ही होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म को डायरेक्ट कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। तो ये एक रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न जो है वो है, आप सबने सुना होगा डीएनए के बारे में। डीएनए, ये डीएनए क्या होता है? डीएनए का नाम आप सबने सुना होगा कि डीएनए में सारे इन्फॉर्मेशंस रहते हैं कि हम कैसे दिखेंगे, हम क्या एक्टिविटी करेंगे। डीएनए वो सारी चीज़ अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, यानी डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन रहता है। उसकी वजह से ही हम, जैसे कि मैं एक जैसा दिखती हूँ, मेरी भाई कुछ अलग दिखता है, मेरे मम्मी पापा अलग दिखते हैं, आप सब मुझसे अलग दिखते हैं, तो हमारे अंदर ये जो वेरिएशन है, हम सब एक दूसरे से इतने अलग हैं देखने में, हम सब की फंक्शनैलिटी अलग है, हम सब की एक्टिविटीज़ अलग है, हम सब की सोच, हम सब की पहचान अलग है। ये सारी चीज़ें क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन इनलोड कर गया है, और ये जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन लोडेड है हमारे अंदर, ये कौन सी चीज़ में लोडेड है? ये डीएनए में लोडेड
है। और ये डीएनए कहाँ होता है? ये डीएनए होता है न्यूक्लियस में, यानी न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। और उस डीएनए को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। यानी डीएनए के अंदर ही हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होता है। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होता है। यानी इंसान हमेशा इंसान को ही पैदा करेगा, टाइगर हमेशा टाइगर को ही पैदा करेगा। ये जो इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बह रहा है ना, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इन्फॉर्मेशन की जो जाने का प्रोसेस है, इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ही लोडेड होता है डीएनए में, जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होता है टाइगर के बच्चे के डीएनए के अंदर कि वो टाइगर होगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन भी होगा। वो वेरिएशन क्या होगा? लेकिन इतना भी नहीं कि वो दूसरा ही कोई स्पीसीज़ हो जाए, वो टाइगर ही होगा, लेकिन थोड़ा अलग होगा उसके मम्मी पापा से। हम इंसान ही होंगे लेकिन थोड़ा अलग होंगे अपने मम्मी पापा से। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, इसको ही हम कहते हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यही हमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमारी स्पीसीज़ को, हमारी लाइफ को सस्टेन करके रखता है, हमारी स्पीसीज़ को एग्जिस्ट करने में मदद करता है, हमारी लाइफ को सस्टेन करने में मदद करता है। एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन तक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो इसीलिए हम डीएनए को हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कैरिंग मटेरियल कहते हैं। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन बोलो, डीएनए बोलो, हेरिडिटरी मटेरियल बोलो, ये सब कहाँ होता है? ये सब न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। सो न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन रहता है। और हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है? डीएनए कैरी करता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट हियर, डायरेक्टर ऑफ द सेल। और जो कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, तो एवरी एक्सप्रेशन, एवरी एक्टिविटी रेगुलेट कौन करेगा? न्यूक्लियस ही करेगा। तो ये सारी वजह है न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल या फिर डायरेक्टर ऑफ द सेल कहने की। और इस न्यूक्लियस का एक दूसरा नाम भी दिया गया है जो कि है कैरियन। दैट्स एन अनदर नेम फॉर न्यूक्लियस। तो ये कैरियन नाम आप याद रख सकते हैं। अब न्यूक्लियस की जो 4 पार्ट्स हमें मिला है, वो 4 पार्ट्स क्या है? न्यूक्लियोलास, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमैटिन। क्या क्या है? न्यूक्लियोलास, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमैटिन। ये 4 है न्यूक्लियस की पार्ट्स। चलिए देखते हैं ये कौन से पार्ट्स हैं। तो देखिए इस डायग्राम को अच्छे तरीके से समझिए। ये क्या लिखा है इसमें लिखा है सेल, यानी ये मैंने एक सेल बनाया है। सेल के अंदर ये डेंस पार्टिकल बनाया है। इस डेंस पार्टिकल का ही नाम है न्यूक्लियस। अभी अभी आपने पढ़ा। अब न्यूक्लियस को मैंने मैग्नीफाई किया, यानी न्यूक्लियस को मैंने बढ़ा करके यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो न्यूक्लियस को अगर आप अलग से देखोगे ना, तो ये भी कुछ लगेगा कि ये सेल के अंदर एक छोटा सा सेल है, क्योंकि इसके अंदर भी एक डेंस पार्टिकल आपको दिख रहा है। लेकिन ये न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियस पूरा है, पूरा का पूरा ये न्यूक्लियस है। ये जो सेल के अंदर डेंस पार्टिकल न्यूक्लियस था ना, इसी को हमने मैग्नीफाई किया है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही है न्यूक्लियस। इसके बाहर बाकी साइटोप्लाज्म वगैरह होगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस भी एक छोटा मोटा सेल जैसा ही दिखता है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक अलग से डेंस पार्टिकल दिखता है, जिस डेंस पार्टिकल को मैंने पॉइंट किया था इस डायग्राम में। यहाँ पर ये देखिए येलो एक डॉट था ना न्यूक्लियस के अंदर। इससे पहला डायग्राम में भी ये देखो न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस पार्टिकल येलो कलर का ड्रॉ किया है। तो ये येलो कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है ना न्यूक्लियस के अंदर, यही है ये पार्टिकल। तो ये पूरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये जो डेंस पार्टिकल है, ये वो पार्टिकल है जो हमें बाहर से दिख रहा था। तो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस, इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। वो 4 पार्ट्स में से जो पहला मेन पार्ट है, यानी न्यूक्लियस का जो मेन पार्ट है, वो है ये डेंस पार्टिकल, और इसको हमने नाम दिया है न्यूक्लियोलास। न्यूक्लियस, उसका मेन पार्ट न्यूक्लियोलास। कंफ्यूज मत हो जाइए। सेल के अंदर का मेन पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर का मेन पार्ट न्यूक्लियोलास। ओके। और दूसरा जो ये न्यूक्लियस के अंदर भी मैंने बताया कि सेल जैसा ही होता है, जैसे कि सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म था। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलास होगा और न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ये देखो मैंने पॉइंट किया है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी जो फ्लूइडी सब्सटेंस, जो जेली लाइक सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर है,
उसको हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल के अंदर था तो सेल साइटो से कहा जाता है, तो साइटोप्लाज्म कहाँ था, न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और मैंने बताया कि प्लाज्मा एक फ्लूइड सब्सटेंस को समझाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। कन्फ्यूजन क्लियर है? साइटोप्लाज्म क्या है और न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ऑल क्लियर? धीरे धीरे समझिएगा, हो सके तो वीडियो को पॉज कर कर रिवाइंड कर करके बार बार सुनिएगा, लेकिन मेक इट क्लियर। अब देखो, ये यहाँ पर एक कुछ क्या बताओ, एक रेटिक्यूलेट स्ट्रक्चर है, अपने आप में जो एक मतलब कुंडली बनाई है, एक पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर है जो आपस में ऐसे पैक्ड है ना आपस में, कि इसको आप अलग करोगे तो ये बहुत लेंदी होगा। तो ये जो मटेरियल है ना, ये मटेरियल को हमने नाम दिया है क्रोमाटिन। ये क्या है? क्रोमाटिन। ये क्रोमैटिन जो है ना, इस क्रोमैटिन के अंदर ही होता है डीएनए। क्रोमैटिन के अंदर ही होता है डीएनए। कैसे होता है, कहाँ होता है, दैट इज़ यू हैव टू स्टडी इन हायर क्लासेस। अभी मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को। तो क्रोमैटिन जो है, इस क्रोमैटिन का ही अंदर होता है डीएनए। तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अंदर कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन होता है, जो एक रेटिक्यूलेट स्ट्रक्चर, रेटिक्यूलेट नेटवर्क होता है, उसके अंदर ही डीएनए मौजूद होता है। सो ये गया 3 पार्ट न्यूक्लियस की, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, और आखिरी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस के अंदर ये जो सारे पार्टिकल्स है, ये तो साइटोप्लाज्म में लीक हो जाएगा अगर कोई एक मेम्ब्रेन इसके बाहर नहीं होगा तो ये जो बाहर का ये डबल लेयर दिख रहा है, यानी डबल लेयर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, इसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि सेल का एक मेम्ब्रेन था, अब सेल के अंदर न्यूक्लियस के एक अलग कंपार्टमेंट है, न्यूक्लियस का एक अलग स्पेशल रूम है, तो उसका भी एक अलग से मेम्ब्रेन होगा। तो वो मेम्ब्रेन को हमें क्या नाम दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, chromatin and nucleoplasm. These are the 4 parts of nucleus, and nucleus is the brain of the cell. Clear? अब देखिए, ये कुछ होल दिख रहा होगा आपको, ये होल अंदर का, ये जो होल है ना, इस होल को हमने नाम दिया है न्यूक्लियर पोर। पोर यानी होल, गैप्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में है, इसीलिए इसको नाम दिया है न्यूक्लियर पोर। अभी पोर से ही मटेरियल्स लीक नहीं होता है, नहीं, ये पोर इतना भी बड़ा नहीं होता है कि अंदर का क्रोमैटिन बाहर ही चला जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये पोर इतना बड़ा ज़रूर होता है कि साइटोप्लाज्म से इसका मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सके, तो इस वजह से ये पोर प्रेजेंट होता है। और इसमें बहुत कुछ और चीज़ें भी होता है न्यूक्लियर पोर में, वो आप कॉलेज में जाके पढ़िएगा। तो चलिए, ये जो 4 पार्ट्स है इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, तो न्यूक्लियस का जो बेसिक कैरेक्टर्स हमने पढ़ा क्या है, एक ब्रेन ऑफ द सेल, दूसरा प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म बट वेरीज इन टाइप, यानी सारे जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म में सेल होता है और सारे सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ही होगा। लेकिन वो न्यूक्लियस कैसा होगा, न्यूक्लियस वो डेवलप्ड होगा या थोड़ा अनडेवलप्ड होगा, वो डिफ़र करेगा, पर होगा ज़रूर। ठीक है ना, क्योंकि हेरिडिटरी मटेरियल है, इसमें होना तो पड़ेगा। हेरिडिटरी मटेरियल जो क्रोमैटिन है वो तो चाहिए ही हर सेल को, अदरवाइज द सेल विल नॉट डिवाइड, द स्पीसीज विल नॉट सर्वाइव बिकॉज इट विल नॉट मूव इनटू नेक्स्ट जनरेशन। तो न्यूक्लियस तो चाहिए ही होगा सबको, सारे सेल्स को। और अभी हमने देखा कि 2 मेम्ब्रेन होता है, तो न्यूक्लियस इज 2 मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनल, क्योंकि यहाँ पर 2 लेयर दिख रहा है मेम्ब्रेन का। पॉइंटिंग को मैं भी इरेज नहीं करूँगी, पॉइंटिंग को सारे साइड में रखने देते हैं ताकि आप लोगों के सामने ये डायग्राम रहे न्यूक्लियस का। एक एक करके अब चलिए पार्ट्स को देखते हैं। पहला पार्ट है न्यूक्लियोलस, ये जो डेंस पार्टिकल, ये मैंने पॉइंट किया था, न्यूक्लियोलस। जो डेंस पार्टिकल न्यूक्लियोलस का, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि न्यूक्लियस डेंस पार्टिकल था सेल के अंदर, तो वो डेंस पार्टिकल था, वो डार्कली स्टेन्ड होता था। अब न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूक्लियोलस है, ये भी एक डेंस पार्टिकल है, ये भी डार्कली स्टेन्ड होगा। ओके, और ये क्या है, इट्स नंबर वेरीज, यानी न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है।
और मैंने आप लोगों को बताया नहीं, न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर का न्यूक्लियस, उसका नंबर भी एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस का नंबर भी एक से ज़्यादा हो सकता है। न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोलास जो है उसका नंबर भी एक से ज़्यादा हो सकता है, बस इतना याद रखिएगा। और क्या लिखा है इसमें, डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रीअपियर आफ्टर सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन हम किसको कहते हैं, जब एक सेल से 2, 3, 4 ऐसे सेल्स बनते जाते हैं, तो एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल, वहाँ से 2 सेल, वहाँ से, ये जो सेल का डिवीजन होता है, मतलब एक सेल से दूसरा सेल प्रोड्यूस होना, सेल को डिवाइड होना पड़ता है। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है जिसको हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं। तो ये सेल डिवीजन के बारे में अभी मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, बस रट लेना है इसको कि सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है उस दौरान ये जो न्यूक्लियोलास होता है ये डिसअपियर हो जाता है, वैनिश हो जाता है, फिर सेल डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद ये रीअपियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मैकेनिज्म डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। बस इतना याद रखना कि सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियोलस वैनिश हो जाता है, फिर रीअपियर हो जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन। बस न्यूक्लियोलस के बारे में इतना ही याद रख लो, डेंस डार्कली स्टेन्ड, इट्स नंबर वेरीज, बस इतना। अब पहला 2 पॉइंट भी याद रख लो ना तो भी चलेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो बाहर का मेम्ब्रेन, तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले दिख रहा है कि इट्स डबल लेयर, तो 2 लेयर्स है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, वो तो हमें दिख रहा है, और पोर्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के अंदर, ये भी हमें दिख रहा है, डबल लेयर्ड, पोरस, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें भी यह लिखा हुआ है कि डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रीअपियर आफ्टर सेल डिवीजन। न्यूक्लियोलास और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दोनों ही ना सेल डिवीजन के दौरान डिसअपियर हो जाते हैं और वापस ख़त्म होने के बाद रीअपियर हो जाता है। तो ये दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक होगा, न्यूक्लियोलास का भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बाकी 2 पोर्शन रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना, ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म, और एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन हम किसको कहते हैं, जिसका pH 7 to 14 के अंदर है उसको हम कहते हैं एल्कलाइन, आपको पता है, और जिसका pH 1 से 7 के अंदर होता है उसको हम एसिडिक नेचर कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का नेचर क्या है, बेसिक नेचर है, यानी एल्कलाइन नेचर है, ओके, याद रखिएगा। और अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है न्यूक्लियस की, वो क्या है, क्रोमैटिन, जिसके अंदर क्या होता है, DNA होता है, मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को, और ये ही हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है, पास ऑन करता है नेक्स्ट जनरेशन। दैट्स ऑल अबाउट क्रोमैटिन एंड दैट इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं साइटोप्लाज्म। तो अब सेल की डायग्राम को अब इमेजिन करो, अभी सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस के अंदर का सारा कुछ हमने पढ़ लिया। अब न्यूक्लियस के बाहर का है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के ऊपर है बाकी सारे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, व्हाटएवर, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी न्यूक्लियस पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म को छोटा मोटा देख लेते हैं क्या है ये। साइटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था, स्ट्रेसबर्जर ने डिस्कवर किया था। किसने, स्ट्रेसबर्जर ने, पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया था साइटोप्लाज्म को। तो ऑल सेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन इट, वो हमने देखा है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है, उसके अंदर ही सारे सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है हमने, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन दोनों को हमने साथ में एक नाम दिया है प्यारा सा, वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक नहीं होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये जो 2 चीज़ होते हैं सेल के अंदर, दोनों को साथ में हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, दोनों को साथ में हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म को साइंटिस्ट हक्सले ने कहा था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा था क्या, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, किसको, प्रोटोप्लाज्म के, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर उन्होंने कहा था दिस आर द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस क्यों, केमिकल चीज़ें भी होते हैं, ज़रूर होते हैं, लेकिन उन्होंने क्यों कहा था, उन्होंने जब ये देखा था ना, तब मतलब पहला डिस्कवर हो रहा है ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने बस ये जो स्टेटमेंट दिया था, इस स्टेटमेंट से उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि लाइफ हैज़ अ मेटेरियलिस्टिक कंपोजिशन। लाइफ के अंदर जो लाइफ को सस्टेन करने वाली कुछ मेटेरियल्स हैं, यानी लाइफ हैज़ अ मेटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस।
जस्ट इसी को समझाने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे कि प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस की ये सारी 4 पार्ट्स हो गए, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलास्ट, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस की बाहर का जो पोर्शन साइटोप्लाज्म वो भी हमने देख लिया। और न्यूक्लियस को हमने क्यों ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं हम, क्योंकि उसके अंदर जो क्रोमैटिन होता है, उसके अंदर डीएनए होता है जो कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर और पास ऑन करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। तो सेल की जो पोर्शन न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है ये हम पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बाकी जो सारे सेल की पोर्शंस है उन सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे। यानी वी हैव कंप्लीटेड द न्यूक्लियस पोर्शन एंड द साइटोप्लाज्म पोर्शन। अब बचा है ये सारे सेंट्रोसोम, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम एंड प्लास्टिड इन केस ऑफ एनिमल सेल। तो ये सारी चीज़ें अभी बाकी है पढ़ना, जो हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो थोड़ा कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे समझो, आप नोट डाउन करो। एक एक चीज़ें मैं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ डायग्राम से, आप उसको नोट डाउन करके स्टेप बाय स्टेप अब धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें याद होगा ही होगा। आपको बस रटना नहीं है, आपको उसकी लोकेशन, उसका कंपोजिशन, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, उसकी मतलब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट्स एग्जिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आप समझ को पढ़ोगे तो आपको वैसे भी आसानी से याद रह जाएगा। अब नाम तो आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह आप समझ जाओ तो ज़्यादा दिन तक आप याद रख पाओगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे इन टच, क्योंकि आगे भी तो हमें जानना है ना, इसके आगे और ऑर्गेनेल्स के बारे में भी पढ़ना है। और इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर की भी सेशन रखने की कोशिश कर रही हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।